नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं पॉलिटी के बारे में। और आज हम स्टार्ट करेंगे पॉलिटी में कॉन्स्टिट्यूशंस बनाने में क्या क्या दिक्कतें आई और कॉन्स्टिट्यूशंस कैसे बना, इसकी शुरुआत कब होती है। ठीक है, तो आज हम लोग इसकी बात करेंगे कॉन्स्टिट्यूशंस के बारे में। तो कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है इसको हम लोग हिंदी में क्या कहते हैं? संविधान। ठीक है, इसको हम लोग हिंदी में कहते हैं संविधान। अगर हम संविधान को तोड़ें तो ये हो जाएगा सम प्लस विधान, कि ऐसा विधान यानी कि ऐसा कानून जो सबके लिए क्या हो, समान हो। जबकि इसके इंग्लिश की बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन शब्द कॉन्स्टिट्यूटरे से बना है। कॉन्स्टिट्यूटरे, और कॉन्स्टिट्यूटरे का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट। अरेंजमेंट यानी कि व्यवस्था करना। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है? अरेंजमेंट, मतलब व्यवस्था करना। अब जरा एक बात बताओ, यहां पर किस चीज की व्यवस्था करने की बात हो रही है? देखिए कि ऐसी व्यवस्था, ऐसे देश के अंदर कि देशवासियों के पास सबके लिए अपना एक अधिकार हो, उसकी व्यवस्था करना, सबके लिए कानून समान हो, उसकी व्यवस्था करना। ठीक है, तो ये शब्द वहां से निकला है, कॉन्स्टिट्यूटरे से। और कॉन्स्टिट्यूटरे, जबकि हिंदी में क्या हो गया? ये संविधान। संविधान में सम प्लस विधान, यानी सबके लिए समान कानून। ठीक, अब बात करते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन मतलब क्या है। तो कॉन्स्टिट्यूशन मतलब कि कॉन्स्टिट्यूशन एक डॉक्यूमेंट्स है, एक डॉक्यूमेंट्स के बारे में बताता है जो जिसमें नियम, कानून, रूल्स, रेगुलेशन लिखे रहते हैं जो सबके लिए समान हो, जो उस देश के अंदर सबको मानना पड़े। जैसे हमारे भारत का जो संविधान है वो दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान बोला जाता है। ठीक, अब इसी संविधान के बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कि इसकी शुरुआत कब हुई। ठीक है, देखिए एक समय ऐसा था जब भारत में क्या था? जब भारत में किंगशिप था, यानी कि राजतंत्र था। और अभी क्या है? डेमोक्रेसी है। अभी आपका डेमोक्रेसी है, मतलब लोकतंत्र है। तो क्या इसको परिभाषित करना कि जो किंगशिप है, जो राजतंत्र है, और जो डेमोक्रेसी है, लोकतंत्र, क्या लोकतंत्र राजतंत्र से बेटर है या राजतंत्र लोकतंत्र से बेटर है? ये कह पाना बड़ा ही मुश्किल है आज के डेट में। ठीक है, हालांकि बहुत सारे कंट्रीज में डेमोक्रेसी को अपनाया गया है और उसके कुछ अपवाद, कुछ ड्रॉबैक्स भी निकल कर भी आते हैं, और कुछ कंट्री में किंगशिप भी चल रहे हैं। खैर, हमको इस पे नहीं जाना है। हमारे देश में डेमोक्रेसी चल रही है तो हमको इसी को एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक, तो डेमोक्रेसी की शुरुआत कब होती है? देखिए, आजादी से पहले हमारे भारत में एक तरह से किंगशिप था, फिर एक स्लेवरी सिस्टम भी आ गया। अगर हम एंसेंट हिस्ट्री की बात करें तो एंसेंट हिस्ट्री में आपको किंगशिप देखने को मिलेगा, जिसमें मौर्यन डायनेस्टी, गुप्ता डायनेस्टी, हर्षवर्धन का राज्य, ये सब किंगशिप डायनेस्टी के अंदर आते हैं। जबकि जैसे जैसे भारत में बाहरी आक्रमण होना शुरू हो गया, तुर्की आए, अरब आए, मुगल आए, तो ये लोग हमको एक तरह से अपना राज करने लगे। ठीक है, इनमें से कुछ अच्छे राजा निकले, कुछ बेकार राजा निकले। और मुगल के खत्म होने के बाद भारत में आए अंग्रेज। तो अंग्रेजों का यहाँ पर जब आगमन हुआ तो बेचारे वो यहाँ पर व्यापार करने आए थे। अब बेचारे कह लो, क्योंकि वो व्यापार करने, पैसा कमाने आए थे, लेकिन पैसा कमाते कमाते यहीं पर वो राज करना शुरू कर दिया और हमको गुलाम बनाकर अपने राज करना शुरू कर दिए। तो हम लोग वहीं से बात करेंगे कि भारत के संविधान की मांग कब से होती है। देखिए, भारत के संविधान की मांग सबसे पहले किया किसने था? तो इनका नाम आता है, जिनको कहा जाता है लोकमान्य। तो लोकमान्य कौन है? बाल गंगाधर तिलक। देखिए, तिलक साहब जो हैं, इनको फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया भी कहते हैं। जो अंग्रेजों ने इनको टाइटल दिया था, इसलिए दिया था क्योंकि बहुत सारे क्रांतिकारियों के ये आदर्श रहे हैं। फादर ऑफ अनरेस्ट इंडिया, इसीलिए इनको टाइटल मिला था। बाल गंगाधर तिलक ने सबसे पहले 1895 में स्वराज की मांग की थी। स्वराज की मांग इन्होंने की थी। ठीक है, तो स्वराज का मतलब यही कि एक ऐसा जहां पर हमारा राज हो,
किसी दूसरे का राज ना हो। ठीक, इन्हीं चीज को आगे बढ़ाया किसने? दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी ने भी जब कांग्रेस के ये अध्यक्ष बने थे 1886 में, उसके बाद इन्होंने 1886 में ये कांग्रेस से क्या बने थे? ये कांग्रेस के चेयरमैन बने थे। ठीक है, प्रेसिडेंट कह लो। तो दादा भाई नौरोजी ने भी स्वराज की मांग की थी, और इसके बाद जिनको महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते हैं, गोपाल कृष्ण गोखले, उन्होंने भी अपनी एक संविधान की मांग की थी, अपने एक स्वराज की मांग की थी। तो इनका नाम थोड़ा कम आता है, बहुत कम लोग जानते हैं। गोपाल कृष्ण गोखले ने भी इसकी मांग की थी, गोपाल कृष्ण गोखले। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने यह काम कब किया था? 1910 में। इसके बाद बात करें तो इन्हीं के जो चेला है महात्मा गांधी, तो महात्मा गांधी ने भी इसकी मांग की थी। तो महात्मा गांधी ने इसकी मांग 1922 में की थी। ठीक है, कि अपना एक संविधान होना चाहिए। अंग्रेजों ने भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए किसे बुलाया? साइमन कमीशन को बुलाया। अब देखिए, साइमन कमीशन जो है, साइमन कमीशन 1928 में आई थी। हालांकि साइमन कमीशन गो बैक का बहुत नारा लगा और साइमन कमीशन का विरोध होना शुरू हो गया, क्योंकि साइमन कमीशन में कोई भी भारतीय सदस्य नहीं था। साइमन कमीशन का काम यह था कि भारत में समस्याओं को समाधान करना था, लेकिन उसमें भारतीय था ही नहीं। इसीलिए साइमन कमीशन के अगेंस्ट महात्मा गांधी ने अपना 11 सूत्री मांग की पेश की, जिन्ना ने भी अपनी 14 सूत्री मांग की पेश की। इसके अलावा नेहरू रिपोर्ट आया, ये सब साइमन कमीशन के अगेंस्ट आया था। लेकिन फिर भी साइमन कमीशन अपनी रिपोर्ट तैयार करके इंडिया से चली गई। और इसके बाद हुआ राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस। ठीक है, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस 1930 से लेके 1932 तक राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ भारत की समस्याओं का समाधान करने के लिए, लेकिन कोई हल नहीं निकला। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद व्हाइट पेपर रिलीज किया गया 1933 में। देखिए, भारत में जितना भी अंग्रेजों का विरोध हुआ, अंग्रेज केवल सुनते थे लेकिन करते अपनी वाली थे। चाहे वो राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हो, चाहे वो व्हाइट पेपर रिलीज हो, उन्होंने अपनी वाली कर ही दी। व्हाइट पेपर रिलीज करने के बाद, इसी व्हाइट पेपर के बाद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बना 1935 में, और यही वही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है जिसका 75% चीजें हमारे देश के संविधान में शामिल की गई हैं। ठीक, तो आप जरा इस क्रोनोलॉजी को समझिए कि बाल गंगाधर तिलक ने जिस स्वराज की मांग की थी, जिस संविधान की मांग की थी, वो पूरी तरह से एक सार्वभौमिक था। लेकिन अब बाल गंगाधर तिलक के बाद दादा भाई नौरोजी आ गए, गोपाल कृष्ण गोखले आ गए। हालांकि दादा भाई नौरोजी और गोपाल कृष्ण गोखले, इनको कहा जाता है उदारवादी नेता। ये भारत से अंग्रेजों के लगभग फेवर में ही थे, लेकिन थोड़ा बहुत सुधार ये चाहते थे। इसके बाद महात्मा गांधी आए, वो अपनी तरह से आजादी दिलाने के लिए लग गए। उसके बाद देखिए, साइमन कमीशन आया, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस हुआ, लेकिन अंग्रेजों ने अपने वाली कर ही दी। खैर, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद देखिए, इसके बाद एक ऐसा चीज हुआ जो भारत के भाग्य के लिए थोड़ा अच्छा साबित हुआ, लकी साबित हुआ, और वो था वर्ल्ड वॉर। ठीक है, वर्ल्ड वॉर 2 1939 से लेकर 1945 तक। अगर मैं ये बात करूं, क्या वर्ल्ड वॉर 2 जो हुआ था वो भारत के लिए अच्छा नहीं था? तो बिल्कुल अच्छा था, क्योंकि वर्ल्ड वॉर 2 में कुछ ऐसा हुआ जो भारत का भाग्य बदल दिया। देखिए, बहुत लोग ये बात नहीं जानते, अंग्रेज 1757 प्लासी के युद्ध के बाद से ही भारत में राज कर रहे थे। ठीक है, 200-250 साल राज करने के बाद आखिर अंग्रेजों को ऐसा क्या हो गया कि उन्होंने अचानक से आजादी की बात करने लगे?
देखिए 1945 में जब वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हुआ, तो वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने के बाद ब्रिटेन में एक आम चुनाव हुआ, जनरल इलेक्शन। ठीक है, ब्रिटेन में क्या हुआ? जनरल इलेक्शन हुआ। और ये जनरल इलेक्शन 1945 में जीता कौन? तो क्लीमेट एटली ने जीता, क्लीमेट एटली। अब ये क्लीमेट एटली ब्रिटेन के क्या बन गए? पीएम बन गए। और ये किस पार्टी के थे? तो ये थे लेबर पार्टी के। ठीक है, लेबर पार्टी के। तो इनको कहा जाता है थोड़ा ये उदारवादी थे। अब देखिए, एक्चुअली इनके ऊपर दुनिया से प्रेशर था, अमेरिका से प्रेशर था, फ्रांस से प्रेशर था, चाइना से प्रेशर था। तो इनको क्या करना पड़ा कि अपने ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक कमीशन बनाना पड़ा, और उसी को हम लोग कहते हैं कैबिनेट मिशन, कैबिनेट मिशन। अब देखिए, ये कैबिनेट मिशन 1946 में, कब? मार्च 1946 में ये इंडिया आया। ठीक है, और अपनी रिपोर्ट जो है, इसने अपनी रिपोर्ट मई 1946 में दे दी। अब कैबिनेट मिशन की मार्च में आया और मई में रिपोर्ट आ गई, 2 महीना केवल भारत में रहा। आखिर ऐसा क्या हो गया ब्रिटिश पार्लियामेंट में कि इन्होंने 2 महीने में भारत के लिए एक कैबिनेट मिशन बनाकर भेज दिया, और इन्होंने रिपोर्ट भी तैयार करके दे दिया। और यही रिपोर्ट आने वाले समय में भारत के संविधान की नींव बनेगी।